आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की। कहानी का शीर्षक है डपोर संग, भाग 2। इस पत्र ने मेरी कृपण प्रकृति को भी वशीभूत कर लिया। इच्छा हो जाने पर कोई ना कोई राह निकल आती है। मैंने रुपए भेजने का निश्चय कर लिया। अगर इतनी मदद से एक युवक का जीवन सुधर रहा हो तो कौन ऐसा है जो मुंह छिपा ले। इससे बड़ा रुपयों का और क्या सदुपयोग हो सकता है। हिंदी में कलम घिसने वालों के पास इतनी बड़ी रकम जरा मुश्किल से ही निकलती, पर संयोग से उस वक्त मेरे कोष में रुपए मौजूद थे। मैं इसके लिए अपनी कृपणता का ऋणी हूँ। देवी जी की सलाह ली, वो बड़ी खुशी से राजी हो गई। हालांकि अब सारा दोष मेरे ही सिर मढ़ा जाता है। कल रुपयों का पहुंचना आवश्यक था, नहीं तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। मनी ऑर्डर 3 दिन में पहुंचेगा। तुरंत तार घर गया और तार से रुपए भेज दिए। जिसने वर्षों की कतर ब्योत के बाद इतने रुपए जोड़े हों और जिसे भविष्य भी अभावमय ही दिखता हो, वही उस आनंद का अनुभव कर सकता है जो इस समय मुझे हुआ। सेठ अमीर चंद को 10 लाख का दान करके भी इतना आनंद ना हुआ होगा। दिया तो मैंने ऋण समझकर ही, पर वो दोस्ती का ऋण था जिसका अदा होना स्वप्न का यथार्थ होना है। उस पत्र को मैं कभी ना भूलूंगा जो धन्यवाद के रूप में चौथे दिन मुझे मिला। कैसे सच्चे उद्गार थे, एक एक शब्द अनुग्रह में डूबा हुआ। मैं उसे साहित्य की एक चीज़ समझता हूँ। देवी जी ने चुटकी ली। 100 रुपये में उसे बहुत अच्छा पत्र मिल सकता है। डपोर संघ ने कुछ जवाब ना दिया। कथा कहने में तन्मय थे। बम्बई में वो किसी प्रसिद्ध स्थान पर ठहरा था। केवल नाम और पोस्ट बॉक्स लिखने से ही उसे पत्र मिल जाता था। वहाँ से कई पत्र आए। वो प्रसन्न था। देवी जी बोली, प्रसन्न क्यों ना होता, कंपे में एक चिड़िया जो फंस गई थी। डपोर संघ ने चिढ़कर कहा, ये तो मुझे कहने दो, या तुम कहो, बीच में बोलो मत। बम्बई से कई दिन के बाद एक पत्र आया कि एजेंसी ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे काशी में नियुक्त कर दिया है और वो काशी आ रहा है। उसे वेतन के उपरांत भत्ता भी मिलेगा। काशी में उसके एक मौसा थे जो वहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पर वो उनके घर ना उतरकर अलग ठहरा। इससे उसके आत्मसम्मान का पता चलता है। मगर 1 महीने में काशी से उसका जी भर गया। शिकायत से भरे पत्र आने लगे। सुबह से शाम तक फौजी आदमियों की खुशामद करनी पड़ती है। सुबह का गया 10 बजे रात को घर आता है। उस वक्त अकेला अंधेरा घर देखकर चित्त दुख से भर जाता है। किससे बोलूं, किससे हंसूं। बाजार की पूरियां खाते खाते तंग आ गया हूँ। मैंने समझा था अब कुछ दिन चैन से कटेंगे, लेकिन मालूम होता है अभी किस्मत में ठोकरें खाना लिखा है। मैं इस तरह जीवित नहीं रह सकता। रात रात भर पड़ा रोता रहता हूँ आदि। मुझे इन पन्नों में वो अपने आदर्श से गिरता हुआ मालूम हुआ। मैंने उसे समझाया, लगी रोजी ना छोड़े, काम किए जाओ। जवाब आया, मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। फौजियों का व्यवहार असहाय है। फिर मैनेजर साहब मुझे रंगून भेज रहे हैं और रंगून जाकर मैं बच नहीं सकता। मैं कोई साहित्यिक काम करना चाहता हूँ। कुछ दिन आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। मैं इस पत्र का जवाब देने जा ही रहा था कि फिर पत्र आया। मैं कल देहरादून एक्सप्रेस से आ रहा हूँ। दूसरे दिन वो आ पहुँचा। दुबला सा आदमी, सांवला सा रंग, लंबा मुँह, बड़ी बड़ी आँखें, अंग्रेजी वेश, साथ में कई चमड़े के ट्रंक, एक सूटकेस, एक होल डाल। मैं तो उसका ठाट देखकर दंग रह गया। देवी जी ने टिप्पणी की, फिर भी तो ना चेते। मैंने समझा था गाढ़े का कुर्ता चप्पल ज़्यादा से ज़्यादा
फाउंटेन पेन वाला आदमी होगा, मगर ये महाशय तो पूरे साहब बहादुर निकले। मुझे इस छोटे से घर में उन्हें ठहराते हुए संकोच हुआ। देवी जी से बिना बोले ना रहा गया। आते ही श्री चरणों पर सिर तो रख दिया। अब और क्या चाहते थे? ढपोर शंख अब की मुस्कुराए। देखो श्यामा, बीच बीच में टोको मत। अदालत की प्रतिष्ठा ये कहती है कि अभी चुपचाप सुनती जाओ। जब तुम्हारी बारी आए तो जो चाहे कहना। फिर सिलसिला शुरू हुआ था तो दुबला पतला मगर बड़ा फुर्तीला बातचीत में बड़ा चतुर, एक जुमला अंग्रेजी बोलता, एक जुमला हिंदी, और हिंदी अंग्रेजी की खिचड़ी जैसे सब लोग बोलते हैं। बातचीत शुरू हुई। आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी। मैंने जैसा अनुमान किया था वैसा ही आपको देखा। बस अब मालूम हो रहा है कि मैं भी आदमी हूँ। इतने दिनों तक कैदी था। मैंने कहा तो क्या इस्तीफा दे दिया? नहीं, अभी तो छुट्टी लेकर आया हूँ। अभी इस महीने का वेतन भी नहीं मिला। मैंने लिख दिया है यहाँ के पत्ते भेज दें। नौकरी तो अच्छी है मगर काम बहुत करना पड़ता है और मुझे कुछ लिखने का अवसर नहीं मिलता। खैर, रात को मैंने इसी कमरे में उन्हें सुलाया। दूसरे दिन यहाँ के एक होटल में प्रबंध कर दिया। होटल वाले पेशगी रुपए ले लेते हैं। जोशी के पास रुपए ना थे। मुझे 30 रुपये देने पड़े। मैंने समझा इसका वेतन तो आता ही होगा, ले लूँगा। यहाँ मेरे एक माथुर मित्र हैं, उनसे भी मैंने जोशी का जिक्र किया था। उसके आने की खबर पाते ही होटल दौड़े। दोनों में दोस्ती हो गई। जोशी 2-3 बार दिन में एक बार रात को जरूर आते और खूब बातें करते। देवी जी उनको हाथों पर लिए रहती। कभी उनके लिए पकौड़ियाँ बन रही हैं, कभी हलवा। जोशी हरफन मौला था, गाने में कुशल, हारमोनियम में निपुण, इंद्रजाल के करतब दिखलाने में कुशल, सालन अच्छा पकाता था। देवी जी को गाने सीखने का शौक पैदा हो गया। उसे म्यूजिक मास्टर बना लिया। देवी जी लाल मुंह करके बोली, तो क्या मुफ्त में हलवा, पकौड़ियाँ और पान बना बना कर खिलाती थी। 1 महीना गुजर गया पर जोशी का वेतन ना आया। मैंने पूछा भी नहीं। सोचा अपने दिल में समझेगा, अपने होटल वाले रुपयों को तकाजा कर रहे हैं। माथुर के घर भी उसने आना जाना शुरू कर दिया। दोनों साथ घूमने जाते, साथ रहते। जोशी जब आते माथुर का बखान करते, माथुर जब आते जोशी की तारीफ करते। जोशी के पास अपने अनुभवों का विशेष भंडार था। वो फौज में रह चुका था। जब उसकी मंगेतर का विवाह दूसरे आदमी से हो गया तो शोक में उसने फौजी नौकरी छोड़ दी थी। सामाजिक जीवन की ना जाने कितनी ही घटनाएं उसे याद थीं और अब अपने माँ बाप और चाचा चाची का जिक्र करने लगता तो उसकी आंखों में आंसू भर आते। देवी जी भी उसके साथ रोती। देवी जी तिरछी आंखों से देखकर रह गईं। बात सच्ची थी। एक दिन मुझसे अपने एक ड्रामे की बड़ी तारीफ की। वो ड्रामा कलकत्ते में खेला गया और मदन कंपनी के मैनेजर ने उसे बधाइयाँ दी थीं। ड्रामे के 2-4 टुकड़े जो उसके पास पड़े थे मुझे सुनाए। मुझे ड्रामा बहुत पसंद आया। उसने काशी के एक प्रकाशक के हाथ वो ड्रामा बेच दिया था और कुल 25 रुपये पर। मैंने कहा उसे वापस मंगा लो, रुपए मैं दे दूंगा। ऐसी सुंदर रचना किसी अच्छे प्रकाशक को देंगे या किसी थिएटर कंपनी से खिलवाएंगे। 3-4 दिन के बाद मालूम हुआ कि प्रकाशक अब 50 रुपये लेकर लौट आएगा। कहता है कि मैं इसका कुछ अंश छपा चुका हूँ। मैंने कहा मंगा लो, 50 रुपये ही सही। ड्रामा बीपी से वापस आया। मैंने 50 रुपये दे दिए। महीना ख़त्म हो रहा था। होटल वाले दूसरा महीना शुरू होते ही रुपए पेशगी मांगेंगे। मैं इसी चिंता में था कि जोशी ने आकर कहा, मैं अब माथुर के साथ रहूँगा। बेचारा गरीब आदमी है। अगर मैं 20 रुपये भी दूंगा
तो उसका काम चल जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वो माथुर के घर डट गया। जब आता तो माथुर के घर का कोई ना कोई रहस्य लेकर आता। ये तो मैं जानता था कि माथुर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। बेचारा रेलवे के दफ्तर में नौकर था, वो नौकरी भी छूट गई थी। मगर ये ना मालूम था कि उसके यहाँ फाके हो रहे हैं। कभी मकान मालिक आकर गालियाँ सुना जाता है, कभी दूध वाला, कभी बनिया, कभी कपड़े वाला। बेचारा उनसे मुंह छिपाता फिरता है। जोशी आंखों में आंसू भर भर कर उसके संकटों की करुण कहानी कहता और रोता। मैं तो जानता था मैं ही एक आफत का मारा हूँ। माथुर की दशा देखकर मुझे अपनी विपत्ति भूल गई। तुझे अपनी ही चिंता है, कोई दूसरी फिक्र नहीं। जिसके द्वार पर जा पंडू, 2 रोटियां मिल जाएंगी। मगर माथुर के पीछे तो पूरा खटला है। माँ, 2 विधवा बहनें, 1 भांजी, 2 भांजे, 1 छोटा भाई। इतने बड़े परिवार के लिए 50 रुपये तो केवल 1 रोटी दाल के लिए चाहिए। माथुर सच्चा वीर है, देवता है, जो इतने बड़े परिवार का पालन कर रहा है। वो अब अपने लिए नहीं, माथुर के लिए दुखी था। देवी जी ने टीका की। जब ही माथुर की भांजी पर डोरे डाल रहा था, दुख का भार कैसे हल्का करता। ढपोर शंख ने बिगड़ कर कहा, अच्छा तो अब तुम ही कहो। मैंने समझाया, तुम तो यार जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हो। क्या तुम समझते हो ये फुलझड़ियाँ मुझे न्याय पथ से विचलित कर देंगी। फिर कहानी शुरू हुई। एक दिन आकर बोला, आज मैंने माथुर के उद्धार का उपाय सोच निकाला। मेरे एक माथुर मित्र बैरिस्टर हैं, उनसे जग्गू अर्थात माथुर की भांजी के विवाह के विषय में पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। उसकी एक विधवा बहन को दोनों बच्चों के साथ ससुराल भेज दूंगा। दूसरी विधवा बहन अपने देवर के पास जाने पर राजी है। बस 3-4 आदमी रह जाएंगे। कुछ मैं दूंगा, कुछ माथुर पैदा करेगा, गुजारा हो जाएगा। मगर आज उसके घर का 2 महीने का किराया देना पड़ेगा। मकान मालिक ने सुबह ही से धरना दे रखा है। कहता है अपना किराया लेकर ही हटूंगा। आपके पास 30 रुपये हों तो दे दीजिए। माथुर के छोटे भाई का वेतन कल परसों तक मिल जाएगा, रुपये मिल जाएंगे। एक मित्र संकट में पड़ा हुआ है, दूसरा मित्र उसकी सिफारिश कर रहा है। मुझे इनकार करने का साहस न हुआ। देवी जी ने उस वक्त नाक भौं जरूर सिकोड़ा था, पर मैंने ना माना, रुपये दे दिए। देवी जी ने डंक मारा, ये क्यों नहीं कहते कि वो रुपये मेरी बहन ने बर्तन खरीद कर भेजने के लिए भेजे थे। ढपोर संघ ने गुस्सा पीकर कहा, खैर यही सही, मैंने रुपए दे दिए, मगर मुझे ये उलझन होने लगी कि इस तरह तो मेरा कचूमर ही निकल जाएगा। माथुर पर एक ना एक संकट रोज ही सवार रहेगा। मैं कहाँ तक उन्हें उबारूंगा। जोशी भी जान खा रहा था कि कहीं कोई जगह दिला दीजिए। संयोग से उन्हीं दिनों में मेरे एक आगरे के मित्र आ निकले, काउंसिल में मेंबर थे, अब जेल में हैं। गाने बजाने का शौक है, 2-1 ड्रामे भी लिख चुके हैं। अच्छे अच्छे रईसों से परिचय है, खुद भी बड़े रसिक हैं। अब की वो आए तो मैंने जोशी का उनसे जिक्र किया, उनका ड्रामा भी सुनाया। बोले तो उसे मेरे साथ कर दीजिए, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लूँगा। मेरे घर में रहे, मेरे साथ घर के आदमी की तरह रहे। जेब खर्च के लिए मुझसे 30 रुपया महीना लेता जाए, मेरे साथ ड्रामे लिखे। मैं फूला ना समाया, जोशी से कहा। जोशी भी तैयार हो गया, लेकिन जाने के पहले उसे कुछ रुपयों की ज़रूरत हुई। एक भले आदमी के साथ फटे हालों तो जाते ही नहीं बनता, और ना यही उचित था कि पहले दिन से रुपए का तकाजा होने लगे।
बहुत काट छाँट करने पर भी 40 रुपये का खर्च निकल आया। जूते टूट गए थे, धोतियाँ फट गई थीं और भी कई खर्च थे जो इस वक्त याद नहीं आते। मेरे पास रुपए ना थे, श्यामा से मांगने का हौसला ना हुआ। देवी जी बोली, मेरे पास तो कारू का खजाना रखा था ना, कई हजार महीने लाते हो, 100-200 रुपये बचत में आ ही जाते होंगे। ढपोर संघ इस व्यंग पर ध्यान ना देकर अपनी कथा कहते रहे। रुपए पाकर जोशी ने ठाठ बनाया और काउंसलर साहब के साथ चले। मैं स्टेशन तक पहुंचाने गया, माथुर भी था। लौटा तो मेरे दिल पर से एक बोझ उतर गया था। माथुर ने कहा, बड़ा मोहब्बती आदमी है। मैंने समर्थन किया, बड़ा, मुझे तो भाई सा मालूम होता है, मुझे तो अब घर अच्छा ना लगेगा। घर के सब आदमी रोते रहे, मालूम ही ना होता था कि कोई गैर आदमी है। अम्मा से लड़के की तरह बातें करता था, बहनों से भाई की तरह। बदनसीब आदमी है नहीं जिसका बाप 2000 रुपये माहवारी कमाता हो, वो यूँ मारा मारा फिरे। दार्जिलिंग में इनके बाप की 2 कोठियाँ हैं। जोशी मुझे भी वहीं ले जाना चाहता है। 1-2 साल में तो वहाँ जाएगा ही। कहता है तुम्हें मोटर की एजेंसी खुलवा दूंगा। इस तरह ख्याली पुलाव पकाते हुए हम लोग घर आए। मैं दिल में खुश था कि चलो अच्छा हुआ, जोशी के लिए अच्छा सिलसिला निकल आया। मुझे ये आशा भी बन चली कि अब कि उसे वेतन मिलेगा तो मेरे रुपए देगा, 4-5 महीने में चुकता कर देगा। हिसाब लगा कर देखा तो अच्छी खासी रकम हो गई थी। मैंने दिल में समझा ये भी अच्छा ही हुआ, यूँ जमा करता तो कभी ना जमा होते। इस बहाने से किसी तरह जमा तो हो गए। मैंने ये सोचा कि अपने मित्र से जोशी के वेतन के रुपए पेशगी क्यों ना ले लूं, कह दूं उसके वेतन से महीने महीने काटते रहिएगा। लेकिन अभी मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ होगा कि एक दिन देखता हूँ तो जोशी और माथुर दोनों चले आ रहे हैं। मुझे भय हुआ कहीं जोशी जी फिर तो नहीं छोड़ आए, लेकिन शंका को दबाता हुआ बोला, कहो भाई कब आए, मज़े में तो हो क्या? जोशी ने बैठकर एक सिगार जलाते हुए कहा, बहुत अच्छी तरह हूँ मेरे बाबू साहब, बड़े ही सज्जन आदमी हैं। मेरे लिए अलग एक कमरा खाली करा दिया है, साथ ही खिलाते हैं, बिल्कुल भाई की तरह रखते हैं। आजकल किसी काम से दिल्ली गए हैं। मैंने सोचा यहाँ पड़े पड़े क्या करूँ, तब तक आप ही लोगों से मिलता हूँ। चलते वक्त बाबू साहब ने मुझसे कहा था मुरादाबाद से थोड़े से बर्तन लेते आना, मगर शायद उन्हें रुपए देने की याद नहीं रही। मैंने उस वक्त मांगना भी उचित ना समझा। आप एक 50 रुपये दे दीजिएगा, मैं परसों तक जाऊंगा और वहाँ से जाते भिजवा दूंगा। आप तो जानते हैं रुपए के मामले में वह कितने खरे हैं। मैंने जरा रुकाई के साथ कहा, रुपए तो इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। देवी जी ने टिप्पणी की, क्यों झूठ बोलते हो, तुमने रुकाई से कहा था कि रुपए नहीं हैं। डपोर शंख ने पूछा, और क्या चिकनाई के साथ कहा था? देवी जी बोली, तो फिर कागज के रुपए क्यों दे दिए थे? बड़ी रुकाई करने वाले डपोर शंख ने कहा, अच्छा साहब मैंने हंसकर रुपए दे दिए। अब खुशी हुई तो भाई, मुझे बुरा तो लगा, लेकिन अपने सज्जन मित्र का वास्ता था मेरे ऊपर, बेचारे बड़ी कृपा रखते हैं। मेरे पास पत्रिका का कागज खरीदने के लिए 50 रुपये रखे हुए थे, वो मैंने जोशी को दे दिए। शाम को माथुर ने आकर कहा, जोशी तो चले गए, कहते थे बाबू साहब का तार आ गया है, बड़ा उदार आदमी है, मालूम ही नहीं होता कोई बाहरी आदमी है, स्वभाव भी बालकों का सा है। भांजी की शादी तय करने को कहते थे, लेन देन का तो कोई जिक्र है ही नहीं।
पर कुछ नज़र तो देनी ही पड़ेगी। बैरिस्टर साहब जिनसे विवाह हो रहा है दिल्ली के रहने वाले हैं, उनके पास जाकर नज़र देनी होगी। जोशी जी चले जाएंगे, आज मैंने रुपए भी दे दिए, चलिए एक बड़ी चिंता सिर से टली। शेष अगले भाग में। सादर प्रणाम।